नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। इस मामले पर विधानसभा के विशेष सत्र पर विराम लगने के बाद सियासत और भी गर्मा गई है। इस मसले को लेकर भाजपा सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साध रही है। भाजपा का कहना है कि सरकार केवल आदिवासियों को छल रही है। वहीं कांग्रेस के आदिवासी विधायक मंत्री आदिवासियों की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज गुहार में चर्चा होगी सत्र पर विराम और सियासत बेलगाम पर। किस प्रकार से हमको 32%, अभी कोर्ट ने 32% को 20% किया है, उसको किस प्रकार से लड़ना है। इसलिए हम लोग हाई कोर्ट से लेके सरकार तक कैसा बात रखना है, हम लोग 32% कैसा मिलेगा, एक गंभीरता से हम लोग आज चर्चा हुआ है। मैं जाके इसको लड़ेंगे। उसके बाद सरकार के साथ भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को लगातार, कल रात को हमारा विधायक दल के लोग भी मिले, हमारे अधिकारी लोग भी मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से फुल आश्वासन है। क्वांटिफाइबल डाटा के लिए हमने पटेल आयोग का गठन किया हुआ है। बहुत अब वो जल्दी उसका रिपोर्ट आने वाला है। और हाई कोर्ट में पिछले समय गए थे, तब भी ये बात आई थी कि आपने ये आरक्षण दिया, उसका आधार क्या है। तो क्वांटिफाइबल डाटा के जब तक के हमको नहीं मिलेगा तो हम आधार क्या बताएंगे। कोई न कोई व्यक्ति कोर्ट जाएगा तो उसके आधार बताने के लिए क्वांटिफाइबल डाटा बहुत जरूरी है, ताकि हम ईडब्ल्यूएस को भी दे सकें, पिछड़े वर्ग भी दे सकें, अनुसूचित जाति की भी दे दें, जनजाति को। तो मोहम्मद अकबर जी उन्होंने कहा कि हम आरक्षण के मामले में क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के इंतजार करेंगे। ये आदिवासियों को छलने का, आदिवासियों को ठगने का, उनको मूल अधिकारों से वंचित करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कार्यकाल बढ़ाने के लिए बनाया। 8-10 बार कार्यकाल बढ़ चुके हैं। माननीय अति विद्वान मंत्री मोहम्मद अकबर जी को क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के डाटा का इंतजार करेंगे ये कहने के बजाय ये बताना चाहिए कि इसके कार्यकाल को और कितनी बार बढ़ाएंगे। आदिवासियों को हम बेवकूफ बनाने के लिए शासन कर रहे हैं, आदिवासियों को हम ठगने के लिए शासन कर रहे हैं। तो आदिवासियों को कौन ठग रहा है और आदिवासियों का हितैषी कौन है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमेशा हर पार्टी अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बताती है और जब बात छत्तीसगढ़ की होती है तो जनजाति वर्ग से अपना प्रेम बताने में, अपना प्रेम जाहिर करने में कोई भी पार्टी किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन बड़ी बात यही है कि विधानसभा के विशेष सत्र पर विराम लगने के बाद अब सियासत और भी गर्मा गई है, जहां इसे लेकर भाजपा सत्ता पक्ष पर निशाना साध रही है। भाजपा साफ तौर पर यह कह रही है कि सरकार केवल आदिवासियों को छल रही है, यानी कि सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को छलना है, ऐसा विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी कह रही है। वहीं कांग्रेस के आदिवासी विधायक मंत्री आदिवासियों की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सियासी वार पलटवार में आखिर क्या है पूरा ये मामला और किस तरह से ये चलेगा, इसे जानने की हम कोशिश करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केदार कश्यप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री हैं, बहुत स्वागत है। शशि भगत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आदिवासी कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं गंगेश जी आपसे समझना चाहूंगा, ताकि हम इसके बाद फिर पॉलिटिकल चर्चा करें। इस मसले पर हमने देखा था जब ये पूरा मामला आया था और हाई कोर्ट ने अपना निर्णय स्पष्ट किया था, सरकार ने कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, और ये मामला सरकार वर्सेस विपक्ष चल रहा है, अभी तक भी यही है। मुझे केवल ये बताइए सर,
2023 से पहले क्या इसका पटाक्षेप कर लिया जाएगा, या हम 2023 में तमाम मुद्दों की भरमार में एक मुद्दा ये भी देखने वाले हैं? गंगेश जी। 2023 तक तो मुझे उम्मीद नहीं लगती कि ये इसका पटाक्षेप हो पाएगा। इसका कारण ये है सर कि पिछली सरकार के दौरान ही समिति बनी थी इनका सर्वे करके एक्चुअल फिगर देने की। वो आंकड़ा बना, ननकी राम कंवर जी उसके अध्यक्ष थे और उन्होंने रिपोर्ट सौंपी। वो रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की गई हाई कोर्ट में, इसकी अभी तक किसी ने सही तरीके से जानकारी नहीं दी है। इस सरकार को भी लगभग 4 साल गुजर चुके हैं। हाई कोर्ट ने इसी आधार पे जो निगेटिव फैसला हाई कोर्ट में आया उसने उल्लेख किया है कि इस पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है जी कि किस आधार पे आरक्षण बढ़ाया जाए। आरक्षण का आधार बढ़ाने के लिए क्वांटिफाई आंकड़े की वाकई में जरूरत पड़ती है। इस पे एक बार समिति बन चुकी है, तो अब नए सिरे से फिर समिति बना के फिर से क्वांटिफाई आंकड़े तैयार करेंगे तो इसमें तो इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। मानिए चलिए इसमें समय लगेगा। तो 2023 तक बहुत मुश्किल काम है ये। गंगेश जी, आपको लगता है कि जनजाति वर्ग की अगर हम बात करें तो क्या जो फॉर्मूला पूर्वोत्तर के लिए लागू किया गया है, क्या वो फॉर्मूला फिट बैठता है छत्तीसगढ़ की, अगर हम आबादी के हिसाब से बात करें जनजाति भाइयों को लेकर? जी जी गंगेश जी, कहाँ का बोला सर? जी मैं पूर्वोत्तर का जिक्र कर रहा था, क्योंकि पूर्वोत्तर में हमने देखा है चाहे वो असम हो या अन्य राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट के, वहां पर आरक्षण का दायरा भिन्न किया गया है, लेकिन वहां पर विशेष व्यवस्था प्राप्त है। तो क्या वैसी व्यवस्था छत्तीसगढ़ के लिए भी हो सकती है? देखिए, व्यवस्था कब होगी जब एग्जैक्ट फिगर वहां पहुंचेंगे। जैसे वहां पर देखिए क्षेत्र में 80% तक आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर भी उसी तरह का प्रयास था कि 68% तक यहाँ पर आरक्षण हो जाए। तो उसको लेकर, लेकिन एग्जैक्ट फिगर और डाटा सर्वे की रिपोर्ट जब नहीं पहुंची है, हाई कोर्ट ने उसी आधार पर उसको खारिज किया कि सही डाटा और फिगर उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्होंने उसको माना कि इस पे अभी वर्किंग की जरूरत है और उन्होंने इसको खारिज कर दिया कि इसको अभी फिलहाल नहीं बढ़ाया जा सकता, रोक लगा दी। सरकार का अब सरकार की कांग्रेस की है, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो नए सिरे से इसका सर्वे करके या जो रिपोर्ट है पुरानी उस पर देखें, उस पर क्या कुछ संशोधन हो सकता है। अगर चाहते हैं कि समय पे ये हो, ये मुद्दा न बने 2023 में, तो कांग्रेस को चाहिए कि जो पहले एक बार हो चुकी है, रिपोर्ट बन चुकी है, उस पर कुछ विचार करें और अगर थोड़ा बहुत संशोधन की जरूरत संशोधित करके हाई कोर्ट को सौंप दें या सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करें, सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, ताकि ये मामला जल्दी से जल्दी पटाक्षेप हो। और अन्यथा फिर भाजपा भी इसको मुद्दा बनाए, क्योंकि आदिवासी बहुल प्रदेश है और आदिवासी 32% आदिवासी प्रदेश में है और उनकी तरफ से भी चुनौती आ गई। पिछली बार जब ये मामला उठा था और राज्यपाल जी ने कहा था कि अगर विशेष विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा तो मैं तत्काल इसमें पहल करूंगी और मतलब अपनी तरफ से सहमति दूंगी जी, लेकिन वो मामला फिर अटक गया जी। तो अभी श्रेय लेने वाली होड़ भी शुरू हो गई इसलिए। हाँ। तो और आदिवासी समाज ने भी कह दिया कि वो अपने यही हम मान सकते हैं लड़ाई शुरू हो जाएगी द्विवेदी साहब के आने वाले समय में इसको लेकर और भी सियासत से हम लोग दो चार होंगे। बिल्कुल शशि जी, जो बात हमें द्विवेदी जी बता रहे थे कि सरकार सही तौर पर डेटा प्रस्तुत नहीं कर पाई, हालांकि भूपेश बघेल जी ने कहा था कि रमन सिंह जी के समय से जो प्रक्रिया चल रही थी फॉल्ट वहां था। बहरहाल आप जवाब दे सकते हैं सरकार की ओर से। नहीं, बिल्कुल मैं सहर्ष मैं आपकी बात को स्वीकारते हुए जवाब देना चाहता हूं। आप स्पष्ट रूप से बता दें, आप सभी लोग देख रहे हैं, इस बहस में आप लोग भी शामिल हैं हमेशा से, जब से चालू हुआ ये जी 2005 से 2012 तक डॉक्टर रमन सिंह साहब ने वहां के जो दिल्ली से आया हुआ था तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का पत्र, उसको उनने छुपा के रखा। चुनाव के एन वक्त पहले उनने आरक्षण लागू किया आदिवासी प्रतिनिधियों भारी दबाव के बाद। हाँ। अब जब लागू भी किया तो साहने प्रकरण का ध्यान नहीं रखा गया, जिसमें हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देशित किया है कि अब 50% होगा, तो वो मान्य नहीं होगा। जब अब 50% जब हुआ तब उनके लिए एक परफेक्ट कारण दर्शाना था और वो नहीं दर्शाया गया, और इसके गुनाहगार सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी है, डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। इसके लिए सीधा सीधा उसको माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और वो ऐसा इसलिए होना चाहिए कि ये मसला तो तब और क्रिएट हो गया जब 12, 32 और 6 की जगह उनने 14% ओबीसी का आरक्षण कर दिया। ये छत्तीसगढ़ की शांति प्रिय जनता के लिए
एक जहर का काम कर रहा है। वो हमेशा की तरह अभी भी एक चुनाव के पूर्व शशि जी, आप तो आदिवासी नेता भी हैं, जनता के बीच में भी जाते हैं आप। भूपेश बघेल साहब ने ये कहा है कि 32% आरक्षण आदिवासी भाइयों को दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। आदिवासी समुदाय से उन्होंने मुलाकात भी की है, लेकिन बीजेपी को ऐसा लग नहीं रहा है। बीजेपी कह रही कि आंकड़ों के फेर में सिर्फ उलझाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त हो भी जाएगी तो दिल से हो जाएगी, लेकिन बाहर जबान पे उनके ये रहेगा। इनकी नीयत में खोट थी, तभी इनने 6 की जगह 16 किया, और ये हमेशा से प्रदेश की जनता को उलझा के रखना चाहते थे। वो उनके जीन में बसा हुआ है। चलिए, मैं सवाल अब केदार कश्यप जी से पूछूंगा। केदार कश्यप जी, आपने बहुत गंभीरता से शशि भगत जी को सुना, और मैं ये जरूर चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी का क्या ओपिनियन है, क्योंकि भूपेश बघेल जी तो ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, 32% आरक्षण दिलवाकर ही मानेंगे आदिवासियों को। देखिए विवेक जी, कांग्रेस के सरकार की नाकामी पूरा प्रदेश आज देख रहा है। ये केवल एक मामला नहीं है, यहाँ पर 4 मुद्दे हैं, और इनके लापरवाही के कारण से, इनकी गलती का खामियाजा आज पूरा आदिवासी समाज भुगत रहा है। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें 2011 में आरक्षण का देने का प्रावधान किया, और अब जब कहते हैं ये उसको बचा नहीं पाए, और ये तो कहते हैं अपने जो दागदार चेहरे हैं, अपने जो कहते हैं भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, उनको बचाने के लिए करोड़ों रुपए के कहते हैं वकील लगाने को तैयार बैठे रहते हैं। तो आज ये लोग यहाँ पर जब हमारे आदिवासी समाज के ऊपर इतनी बड़ी कहते हैं होती है, तो उस स्थिति में ये लोग अपना कहते हैं मुंह छिपा के कहां भाग जाते हैं। बोलना पड़ेगा कि दान घोटाले के किंग डॉक्टर रमन सिंह और उसके सरकार के आज पूरे प्रदेश की हालत हो गई है। आज हमारे बस्तर और सरगुजा में जो स्थानीय लोगों को भर्ती दिया जाता था, वो इनके सरकार के लापरवाही के कारण से आज जीएडी के माध्यम से ऑर्डर निकला है 29 तारीख को, पिछले महीने की 29 तारीख को, जिसमें उन्होंने कहा है कि कहते हैं ये यहाँ पर कहते जो स्थानीय भर्ती है वो उसको बंद किया जाए। तो कहीं ना कहीं से इनकी जो आदिवासी विरोधी मानसिकता है, और इनके कारण से जो हमारे आदिवासी समाज। लेकिन सुनिए तो केदार जी, आप भी एक्टिव रहते हैं, मैं देखता रहता हूं, बीजेपी की ओर से तमाम रैलियों में आप शामिल रहते हैं, पर कांग्रेस ये कह रही है कि इसके लिए रमन सिंह जी की जो तत्कालीन सरकार है वो गुनहगार है, और अब घड़ियाली आंसू की उपमा दी है उन्होंने, इसलिए पैदल मार्च भी निकाल रहे हैं। जबकि जब दलील प्रस्तुत करना चाहिए था तो जानबूझकर कोर्ट में दलील प्रस्तुत नहीं की। केदार जी, विवेक जी, हाँ। इनकी सरकार जो 4 साल बैठी है, तो क्या ये राहुल गांधी के लिए आलू नहीं ले गई थी क्या, जो इतने साल तक बैठ करके चुपचाप बैठकर देख रही है? अभी बोल रहे हैं कि हम क्वांटिफाइबल डाटा के लिए हम लोग कहते हैं कमेटी बनाए हैं और उसके माध्यम से रिपोर्ट आएगी तो करेंगे। हाँ। ये केवल हमारे आदिवासी समाज को बैठे रहे। शशि जी, में समय में जब हुआ था 2018 बुद्धि के साथ 2012 से 2018 ने हमारे आदिवासी समाज को छलने का काम किया है, और इसका परिणाम आने वाले समय में हमें भुगतना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही सरकार में आई, मैं आप दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं से एक विनम्र निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आप लोग अपनी बारी पर ही बात रखें, ताकि जनता के सामने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा जरूर हो सके। गंगेश जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस ये कह रही है कि कमेटियों की जो रिपोर्ट थी उसे कोर्ट में पेश नहीं किया रमन सिंह सरकार के समय, और इसकी वजह से ये जो 58% आरक्षण है वो 50% हुआ है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर भी भूपेश बघेल सरकार का रुख है। मैं इन दोनों आरोप प्रत्यारोपों पर एक आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आम छत्तीसगढ़िया जो है जनजाति वर्ग का, उसे बहुत उम्मीद है इस पूरी कवायद से। वो जरूर चाहता होगा कि उसे इस आरक्षण के पचड़े में वो किसी तरह से फंसे नहीं, और जो उसके हक का आरक्षण है वो जरूर उसे मिले। निश्चित तौर पर देखिए, खाली आदिवासी समाज की बात नहीं है, एससी वर्ग, अनुसूचित जाति का भी आरक्षण कम हुआ है, उनको भी उम्मीद है कि उनकी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से उनको आरक्षण मिले।
इसके अलावा पिछड़ा वर्ग का भी आरक्षण बढ़ाने की बात है उसमें। तो तीनों वर्ग एक तरह से इसमें शामिल है जिनको आरक्षण की उम्मीद है, और उसी को सब मिला के 58% करने की बात हुई थी। लेकिन मसला वहीं पे जाके अटक रहा है कि पिछली सरकार ने जो भी कारण रहा हो, वे अपना उस समिति की रिपोर्ट पेश नहीं कर पाए। और यहाँ पे इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो अगर रिपोर्ट पेश नहीं कर पाए तो नई सरकार बनने के बाद जो भी इस मामले को हाई कोर्ट में देख रहा था, यहाँ के अभी जो नए बने होंगे अटॉर्नी जनरल, वो उनको इस चीज को संज्ञान में लेना था, और उनको समय रहते तो 4 सालों का समय बहुत बड़ा समय। एक सवाल हम क्या कर सकते हैं इस ओर, क्योंकि बहुत लोगों का ध्यान भी नहीं गया कि ब्यूरोक्रेट्स क्या इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे, क्योंकि सरकार की अदला बदली तो होती है, नई दूसरी पार्टियों की सरकार बनती है, क्या ब्यूरोक्रेट्स एक भूमिका निभा सकते थे इस मामले में? निश्चित तौर पर जो विधि विभाग के जो सचिव रहे हैं तत्कालीन, और उस समय भी रहे, और या बाद में जो बने अभी, असल में इस सरकार के आने के बाद काफी तबादलों का भी वो सिलसिला चलता रहा। तो एक भूमिका ब्यूरोक्रेट्स की 100% रहती कि इन सब मुस्लिम में भाई ध्यान तो आकर्षित ब्यूरोक्रेट्स ही कराएगा। क्योंकि गंगेश जी, मैं इस पर ना सत्ता पक्ष की ओर से कोई बयान आया ब्यूरोक्रेट्स के लिए, और ना ही विपक्ष की ओर से। सत्ता पक्ष विपक्ष पर बयानबाजियां कर रहा है और विपक्ष सत्ता पक्ष पर। ये बहुत अच्छी आपने जनता का भी ध्यान आकर्षित किया गंगेश जी। चलिए एक बार फिर से हम शशि जी का रुख करते हैं। शशि जी, केदार कश्यप जी को आपने सुना, केदार कश्यप जी कह रहे हैं कि केवल नौटंकी हो रही है सर, और कुछ नहीं। बहरहाल आप जवाब दे सकते हैं। अब केदार कश्यप जी अपने ही कार्यकाल को देख लें तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि 3000 प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का निर्णय, अविवेकपूर्ण निर्णय उन्होंने क्यों लिया। तो और एसटी का जो डिपार्टमेंट है उसको और स्कूल शिक्षा विभाग को मर्ज उसने क्यों किया। नहीं आज तो ये उनकी स्पष्ट रूप से आदिवासी विरोधी मानसिकता का प्रतीक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं आपसे स्पष्ट रूप से और एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं इसमें कि अगर किसी का दोष है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का दोष है कि उनने 6% की जगह 14% दिया। हम तो कहते हैं कि कोई भी समाज बिरादरी को आरक्षण दें, लेकिन संविधान के दायरे के अनुरूप दो, जिससे कोई भी विवाद की स्थिति न बने। तो मन तो यही था इनका कि आम जनता लड़ते भिड़ते रहे, राज करते रहे, लेकिन ये फिसल गए, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पूरे आदिवासी क्षेत्रों में इनका सुपड़ा साफ हो गया। चलिए, वैसे तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम कार्यक्रम आदिवासियों की ओर ही हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों का भी अगर जिक्र करें। एक बार फिर से हम केदार जी का रुख करते हैं। केदार जी, वापस से सवाल वही है, 32% से घटाकर 20% कर दिया गया। भूपेश बघेल जी तो कह रहे हैं कि अगर कोई दोषी है तो केवल रमन सिंह जी हैं। रमन सिंह जी को जनता के बीच में आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। वो कांग्रेस पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? ये भूपेश बघेल जी के खरे खरे सवाल हैं लगभग। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब को जवाब देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं अभी तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार थोड़ी ना, बीजेपी की सरकार है ना। 4 साल से तो बीजेपी की सरकार चल रही है। ये लोग क्या यहाँ पर कहते हैं मूंगफली छिलने का काम कर रहे हैं क्या? इस बात का जवाब तो इन लोग को देना चाहिए ना। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। और इन लोग इतने बेशर्म हो चुके हैं, और इनके जो कहते हैं कार्यकाल में 41 बार सुनवाई होती है। 41 बार सुनवाई में कोई आदमी खड़ा नहीं हो पाता, वकील खड़ा नहीं हो पाता, महाधिवक्ता अपने कहते हैं बातों को नहीं रख पाते। तो कहीं ना कहीं से दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि ये लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, और आज यहाँ पर बैठ करके इस बात को बड़े उसके साथ में रख रहे हैं कि हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। अरे भाई, जब कहते हैं हमारी सरकार थी, तब उस समय में याचिका लगी थी, तब हमारी सरकार ने उसका पक्ष मजबूती के साथ में रखा, और वो प्राइमरी स्टेज में था, और जो जो जानकारी मांगा उस जानकारी को हम लोगों ने उपलब्ध कराया। इनकी सरकार ने क्या किया? शशि जी कुछ कह रहे हैं, कपिल सिब्बल को लगाए हैं, जो 1 नंबर के वो है, जिसके कारण से कहते हैं, और मराठा का कहते हैं वो आरक्षण उनके कारण से हार गए हैं। आज यही स्थिति इन लोग यहाँ पर भी करना चाहते हैं। अच्छा केदार जी, चूंकि आप उस समय मंत्री भी थे, मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मतलब एक बात पूछना चाहूंगा कि बिल्कुल आश्वस्त हैं कि उस समय रमन सिंह जी की सरकार ने जो प्रस्तुत करना चाहिए थे आंकड़े, बिल्कुल सही तथ्य प्रस्तुत किए थे? बिल्कुल, जो
हमारा पक्ष था वो बड़े मजबूती के साथ में रखा गया था, सही तरीके से प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इनकी सरकार में आते ही इस विषय को गंभीरता से इन्होंने नहीं लिया और उसके कारण से छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य हो गया जो आदिवासियों को आरक्षण खत्म करने की स्थिति में है। आरोप लगाया है। शशि जी प्लीज आप जवाब दे सकते हैं। शशि जी, कोई भी मकान बनता है तो उसकी बुनियाद तो पहले से खोदी जाती है और ठोस बुनियाद पे महल मीनार कोई भी बनता है तो मजबूत रहता है। अब मैं बता दूं, सरकार जैसे ही कांग्रेस की आई तो कोरोना काल के दरमियान सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो कर्म किए थे उसको वो सारा कुछ खुल के सामने आ गया। ये कि जब कोरोना काल हुआ तब वो सारी परिस्थितियों को जो जनता की रक्षा करने के लिए जरूरी था और कोर्ट उस दरमियान बंद था 2 साल तक। बहुत अहम जो काम होते थे वही कोर्ट का काम होता था, अदरवाइज सारा कुछ बंद रहता था। आदरणीय, आपको भी मालूम है आदरणीय विवेक पांडे जी, आपने भी देखा पूरे देश के अंदर यही स्थिति थी कमोवेश, और जान माल की रक्षा करना बहुत आवश्यक था। और वो छत्तीसगढ़ के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने, आदरणीय अमरजीत भगत जी ने जगह जगह राशन पहुंचा के किया, ना कि उसमें भी कोई कमी नहीं रही। उसके बाद भी हमारे महाधिवक्ता, विवेकशील महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा, लेकिन इतना कमजोर इनने रखा था। और उसको इस बात का खुलासा श्री ननकीराम कंवर जी, मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आपको जो कमेटी के अध्यक्ष जी थे, जो रिपोर्ट आप तक पहुंची थी यानी आपके सरकार तक पहुंची थी वो बहुत डुलमुल थी, उसमें बहुत सारे विवाद पहले से शामिल थे, ऐसा? इस बात का खुलासा तो आदरणीय ननकीराम जी कंवर साहब जो गृह मंत्री थे और आदिवासियों के सीनियर लीडर रहे हैं उनने भी किया है। और उनकी स्वीकारोक्ति के बाद इनके पास कहने के कुछ बनता नहीं सिवाय माफी मांगने के, बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता को ये बहुत गंभीर आरोप आपने लगाया है बीजेपी पर। मैं सीधे कश्यप जी से आपके इस सवाल पर जवाब लेना चाहूंगा। कश्यप जी प्लीज। इनको मांगना चाहिए, इनको शर्म नहीं आती। इनके ये तो कहते हैं हमारे आदिवासियों के साथ में इतना बड़ा अन्याय करने के बाद 41 बार सुनवाई के बाद ये महाधिवक्ता इनका कहते हैं अपना पक्ष नहीं रख पाए, और इनकी सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो इस बात को बड़े जुल्मी तरीके से काम करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है और इसका परिणाम आने वाले समय में भोगना पड़ेगा इनको। इस बात को ये सनद रहे। आज कहते हैं ये इनके कारण से आज हमारा आदिवासी समाज और इनके कारण से, और आज यहाँ पर चाहे स्थानीय भर्ती हो, चाहे वो हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग का भर्ती पदोन्नति नियम हो, चाहे वो हमारे कहते हैं जनजाति समुदाय का मात्रागत त्रुटि का मामला हो, सारे मामलों में आज ये सरकार फेलवर साबित हुई है पूरी आदिवासी समाज। चलिए मैं गंगेश जी से एक प्रतिक्रिया लेता हूं। गंगेश जी, फिलहाल कांग्रेस की सरकार थी, फिलहाल हम कब तक मामले को माने कि इसका पटाक्षेप होगा, और इसके साथ ही साथ सरकार की अभी क्या खासी कवायद होनी चाहिए जिससे आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके? गंगेश द्विवेदी जी। नौटंकी जनता ठीक है, शशि जी, समझ चुकी है कि आप गंगेश जी को सुन लेते हैं। सरकार को तो सरकार की तरफ से जो भूपेश बघेल जी ने पक्ष रखा है क्वांटिफाई आंकड़े देना बहुत जरूरी है। जब तक वो आंकड़े नहीं आएंगे तो कोर्ट कैसे फैसला लेगी कि वास्तव में आरक्षण जो बढ़ाना है 50% से अधिक, तो उसके लिए बहुत ठोस आधार चाहिए। वो ठोस आधार तभी आएंगे जब उसके लिए क्वांटिफाई आंकड़े आ जाएंगे। इसमें अब कितना समय और कितने जल्दी कर सकती है सरकार, ये सरकार के ऊपर है। अगर सरकार चाहेगी तो जल्दी भी कर सकती है, 5-6 महीने में भी ये सारी चीजें सर्वे होके आ सकती हैं। और अगर इसमें ज्यादा समय लगा, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, छत्तीसगढ़ का इलाका जो है आदिवासियों का जो आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है वो बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है। और इसके अलावा और भी बाकी जातियों का भी उसमें करके देना पड़ेगा उनको, कि जैसे पिछड़ा वर्ग का अपना दावा है, अनुसूचित जाति का अपना दावा है, तो सारे इनको करने में मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है 2023 तक ये हो पाए। ठीक है जी। शशि जी, बिल्कुल संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। शशि भगत जी जल्दी करके इसको पटाक्षेप करेगी। बिल्कुल संक्षिप्त प्रतिक्रिया। जैसा कि आदरणीय गंगेश जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है। क्वांटिफाइबल डाटा जो कलेक्ट हो रहा है और उस तमाम तरह की जो आवश्यकता पड़ेगी, इसमें क्या कोर्ट में जाने के लिए सामाजिक रूप से भी तैयार हैं बहुत से हमारे लोग, उसके लिए हमारे जो भी आएगा
उसको सरकार के अलावे भी हम लोगों ने अपना पक्ष मजबूती से रखने का प्रयास किया है। और आज एक बैठक हुई थी, महत्वपूर्ण बैठक, उस बैठक में विधायक जी लोग, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग भी अपनी ओर से पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। समय सर खत्म हो चुका है, बहुत माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में फिलहाल इस समय आरक्षण को लेकर टेम्परेचर हाई है और सबका सवाल केवल और केवल यही है कि आखिर कब आरक्षण की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी और वो जो 58% से 50% आरक्षण हुआ है उसका पटाक्षेप किस तरह से सरकार करेगी, इस पर हमारी नजरें कड़ी रहेंगी। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।